90% से ज्यादा लाने वाले बच्चों के अंदर एक अपने अंदर सेल्फ बिलीफ होता है और अपने अंदर एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे सामने कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाएगा तो मैं उसको इजीली पार कर लूंगा। फॉर एग्जांपल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का ऑब्स्टेकल। लेकिन ज्यादातर एजुकेटर्स इग्नोर कर देते हैं वो बच्चों को जिनके 90% से कम मार्क्स आ रहे होते हैं। और जिन बच्चों का 90% से कम मार्क्स आ रहे होते हैं उनके अंदर थोड़ी सी एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ होता है कि यार मैं बोर्ड्स के अंदर ही अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा, मैं इतने बड़े एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर कैसे अच्छे मार्क्स ला पाऊंगा जिसके अंदर 12 से 15 लाख बच्चे बैठते हैं। एंड गाइस, आप में से भी ऐसे डेफिनेटली बच्चे होंगे जिनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से थोड़ा सा डर लगता है कि यार इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, मेरा अगर एडमिशन नहीं हुआ तो क्या होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती है घर में, राइट। सो कई बच्चों को डर लगता है इस चीजों से रिलेटेड। नाउ ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, जिन बच्चों को डर लगता है वो बच्चे सीरियस स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन देखेंगे ना यूट्यूब की वीडियोस का, कमेंट सेक्शन बड़ी प्यारी चीज है, उससे आपको बच्चों का माइंडसेट पता चलेगा। कई बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया इस चैप्टर में से ये पढ़ना अच्छा है नहीं है, क्या पढ़ना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले बच्चे सीरियस होते हैं। लेकिन कई ऐसे आपको कमेंट्स देखने को मिलेंगे जो बोलते हैं लेजेंड्स विल स्टडी 1 डे बिफोर एग्जाम, लेजेंड्स विल स्टडी 1 वीक बिफोर एग्जाम। तो ऐसे लेजेंड्स आप लोगों को बिल्कुल नहीं बनना है। ये तरीके के लेजेंड्स जो होते हैं इन माय ओपिनियन दे आर फूल्स, बिकॉज वो बच्चे इन पर्टिकुलर बड़े एग्जामिनेशंस को बहुत लाइटली ले लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी गाइज मैं आप सभी को आगे प्लान बताने वाला हूं, ये प्लान मैं अपनी पर्सनल मेंटरशिप के अंदर देता हूं। ये पर्टिकुलर प्लान गाइज बेसिकली मोस्ट लव्ड प्लान में से एक है एंड मोस्ट सक्सेसफुल स्ट्रेटेजीज में से एक है। प्रॉपरली इस वीडियो को देखिएगा, कुछ भी पार्ट स्किप मत करिएगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइज, आप सभी को अपने अंदर एक सेल्फ बिलीफ लेके चलना है एंड यू पीपल मस्ट कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन योर एंटायर जर्नी ऑफ प्रिपरेशन। आई नो गाइज, आप में से कई सारे बच्चे होंगे जिनके पास कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने का एक्सपीरियंस नहीं होगा। यार वो टाइमर जो चल रहा होता है ना, कंप्यूटर के अंदर टाइम जा रहा है और आपके क्वेश्चन अभी बचे हैं, वो प्रेशर झेलने का आप में से कई बच्चों के पास एक्सपीरियंस नहीं है। एमसीक्यू कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या क्या टेक्निक्स होती है, क्या क्या एलिमिनेशन मेथड्स होते हैं, उसका एक्सपीरियंस कई बच्चों के पास नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग से कैसे डील किया जाता है ये बड़े एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर, उसका आप में से कई बच्चों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। आपके पास किस चीज का एक्सपीरियंस है, ये लंबे आंसर्स लिखने का। लेकिन सीयूटी के अंदर क्या आने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। इस चीज की गाइस आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। मैंने खुद गाइस कई सारे एंट्रेंस एग्जाम्स दिए हैं, लाइक आईपी मैट दिया है, आईपीयू सेट दिया है, सीयूटी को क्रैक किया है। हर एक चीज के अंदर मैं आप सभी को पर्सनली गाइड कर रहा हूं, जैसे हमने 2023 के अंदर किया था। यहां पर गाइस आप सभी स्टूडेंट्स पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलिए। नेगेटिव मार्किंग हो रही है, भाई नेगेटिव मार्क्स मेरे कट जाएंगे, एक गलत हुआ तो एक और मार्क्स मेरा कट जाएगा, ऐसे तो मेरी रैंक बहुत नीचे आ जाएगी, परसेंटाइल बहुत नीचे आ जाएगी। इन चीजों को लेकर बड़े बच्चे एकदम परेशान रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। ये नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होती। एक काम करो, अभी के अभी जाके मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हैं, एक पेपर जाके सॉल्व करो, एमसीक्यूज का एक्सपीरियंस लो, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसका एक्सपीरियंस लो। जब सॉल्व कर लो उसके बाद बैठ के एनालाइज करो कि यार मेरा ये क्वेश्चन क्यों गलत हो गया, यहाँ पे मैंने ए को क्यों मार्क कर दिया जबकि मेरा तो बोथ ए एंड बी होना चाहिए था। एनालाइज करो कि ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर कौन से पर्टिकुलर ऑप्शंस करेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। खुद में खुद एक बार जब एनालाइज करोगे, एक बार अपने आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। एंड थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉरगेट योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स का क्या एक्सपीरियंस रहा होगा कि यार मेरे 10th के अंदर 70% आए थे, मेरे 11th के अंदर 80% आ रहे हैं, 12th में भी क्या ही परसेंटेज आएगी, पढ़ने की मेहनत कर रहा हूं लेकिन अभी जो मेरे करंट एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसके अंदर भी मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं अपने सीयूटी के अंदर क्या स्कोर कर पाऊंगा। देखो यार, मेरी क्लास 12th के अंदर परसेंटेज थी 96.2% एंड इवन न्यूज़पेपर में भी हमारा नाम आया था हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर। और फिर जब मैं अपने कॉलेज के अंदर गया तो मुझे पता चला कि मेरी क्लास के अंदर ही ऑल इंडिया सीबीएसई टॉपर भी पढ़ रही है ना। मुझे लगा कि यार यहाँ तो अपनी पूरी क्लास ही 95% प्लस वालों से भरी हुई है। लेकिन बाद में जब और इंटरेक्शन हुआ, जो मेरे समय पे घनिष्ठ मित्र हैं उनसे जब बातचीत होती है तो पता चलता है यार उनकी परसेंटेज थी 75, वो किसी की परसेंटेज है 80, किसी की परसेंटेज है 70, किसी की परसेंटेज है 85। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनके टॉप परसेंटेज आ रही होती है वही इस तरीके के एग्जाम्स को क्रैक कर पाते हैं। बोर्ड तो यार एक छोटा सा माइलस्टोन होता है, मेन होता है आप सभी का सीयूटी क्रैक करना। आपको बिल्कुल भी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना कि यार मेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, पहले तो मेरी परसेंटेज आती नहीं थी, सीयूटी में भी नहीं आएगी। ये माइंडसेट आप सभी को चेंज करना है। इतने लो परसेंटेज वाले बच्चे भी गाइस इतने टॉप कॉलेजेस के अंदर बैठे होते हैं। प्लीज मेरी आप सभी को रिक्वेस्ट होगी, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को बिल्कुल भूल जाओ। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है सीयूटी को क्रैक करना। पहले जितनी परसेंटेज आई totally forget it and focus upon your new future project, that is to crack your CUT examination. And finally guys, मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, प्लीज लिमिट योर रिसोर्सेज। 85 to 94% तक लाने वाले बच्चों में आपको देखने को मिलेगा कि वो बच्चे या तो पूरा समय पढ़ते रहते हैं और या फिर उनके पास बहुत ही ज्यादा बुक्स आपको देखने को मिलेगी। इस पब्लिकेशन की भी एक रेफरेंस मटेरियल ले आए, इस पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक ले आए, इस पब्लिकेशन के मॉक टेस्ट बुक ले आए। यहाँ पे उन लोगों ने अपनी मॉक टेस्ट बुक्स को रख लिया एंड ये एक अलग उनके लिए प्रेशर बन जाता है कि यार मैंने इतनी बुक्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, इसको नहीं पढ़ रहा हूं तो मुझे दुख हो रहा है, यहाँ पे मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट
हुई नहीं और यहाँ पे मेरे बुक्स का भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप सभी को देखने को मिलेगा कि जो 85 से कम परसेंटेज वाले बच्चे होते हैं वो थोड़ा कम पढ़ते हैं, इन द सेंस कि एग्जाम से पहले पढ़ देते हैं, अच्छे नंबर ले आते हैं। और जो 95 से भी ज्यादा परसेंटेज वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर एक छोटी सी अच्छी क्वालिटी होती है, दैट इज कि एक रिसोर्सेज को बहुत बार रिवाइज कर लेते हैं। अब ये चीज तो गाइस कई लोग क्रिटिसाइज फॉर्म में भी ले लेंगे, तो आप ये मान लीजिए कि हाँ मैं आप लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। इतने सारा मटेरियल लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं आप लोगों को बस यही बोलूंगा कि एक एनसीईआरटी लो, एक अपने लिए मॉक टेस्ट बुक लो और एक ऑनलाइन टेस्ट का सब्सक्रिप्शन ले लो, दैट इज मोर देन इनफ। सो फाइनली गाइस, जितने भी ऐसे बच्चे हैं ना जिनको थोड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन से डर लग रहा है, इन सभी पॉइंट्स को जो मैंने बताया आप लोगों को उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। एंड गाइस, आप लोगों को और भी कोई स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम आती है आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली भी मेल कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कमेंट सेक्शन में सुटेबल नहीं है। मैं स्टडी मैटर्स में डेफिनेटली आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा। सो गाइस, ये आ जाती है हमारी पूरी बेसिक सी टाइमलाइन। नाउ गाइस, पहली बार मैं अपने बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। नाउ मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, सो प्लीज डोंट माइंड इट, बट जो मैं समझाना चाहता हूं उसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। नाउ गाइस, अब आप लोग यहां पे देखें तो आपको मिलेगा कि यार हमारे पास कितना टाइम बचा है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। सो हमारे पास गाइस इन टोटल 7 मंथ्स इस समय पे बचे हैं, जिसको हमें बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। नाउ सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्ली आपके टारगेट्स बता रहा हूं कि कैसे आपका प्रॉपर एक मतलब आइडियल टाइमलाइन क्या रहनी चाहिए एंड आइडियल डेडलाइंस आप सभी की क्या रहनी चाहिए सबसे बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। नाउ इसके अंदर मैंने वो ऑब्स्टेकल्स भी लिखे हैं जो आप सभी की आपकी सीयूटी प्रिपरेशन के बीच में आने वाले हैं। नाउ नवंबर महीना यार आप सभी के लिए सबसे क्रूशियल महीना है। मैंने ये बोला था कि अक्टूबर महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना, बट आप में से बहुत बच्चों ने सक्सेसफुली अक्टूबर महीने को बर्बाद किया है। बट नंदीलेस आप लोगों को नवंबर का महीना बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। देखो यार, ये जो मैं क्रिटिसाइज करता हूं इसको नेगेटिव वे में मत लेना, पॉजिटिव वे में लेना। नवंबर के महीने में यार आप सभी का टारगेट रहना चाहिए कि मेरा इंग्लिश ग्रामर का जितना सिलेबस है, अगर आपको आपके इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस नहीं पता है तो ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा, वहां पे जाके आप लोग अपने इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस भी देख लीजिए। सो आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि मेरे जो रिमेनिंग टाइम है ये नवंबर का, इसके अंदर मुझे अपना इंग्लिश ग्रामर कवर करना है। कैसे कवर करना है इसके ऊपर आप कमेंट में लिखिएगा, मैं डिटेल वीडियो ले आऊंगा। अदरवाइज मेरा सजेशन आपको रहेगा, सबसे पहले आप यूट्यूब को रेफर करिए एंड सेकेंडली अगर आपको कोई बुक भी पढ़नी है तो यहां पे मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग लूसेंट की जनरल इंग्लिश वाली बुक ले सकते हैं, जिसमें आपको रूल्स मिल जाएंगे एंड आपका ग्रामर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। सेकंड, आपका नवंबर महीने में टारगेट रहना चाहिए कि यार मेरा जनरल टेस्ट का लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 50% सिलेबस हो जाना चाहिए। सबसे बड़ी सरदर्दी है गाइस हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, खासकर ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए एंड कॉमर्स विदाउट मैथ्स के स्टूडेंट के लिए। सभी बच्चों को एलआर तो इंटरेस्टिंग लगता है बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रॉब्लम करती है। आप में से ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, ये अप्रैल के महीने में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, बट उनके लिए सबसे बड़ी सरदर्दी होती है क्योंकि इस समय पे उन बच्चों को डिलीटेड सिलेबस भी पढ़ना है, फिर उसके बाद अपना डोमेन्स भी रिवाइज करना है। डोमेन्स भी कई बार अच्छे से नहीं होते बच्चों का, तो डोमेन्स पे और फोकस करो, फिर उसके बाद जीटी के 3-3 सब्जेक्ट पढ़ो, फिर इंग्लिश के भी सब्जेक्ट्स पढ़ो। तो बहुत हेक्टिक महीना आपका अप्रैल रहता है। प्लीज गाइस, अप्रैल के महीने को आप लोगों को रिवीजन पे ध्यान देना है। उससे पहले जो आपके पास टाइम है आपको यूटिलाइज करना है अपनी प्रिपरेशन में। नवंबर के महीने में आपका टारगेट रहना चाहिए कि मैं जीटी का एलआर एंड क्वांट्स का 50% सिलेबस खत्म कर लूं। डोमेन्स के अंदर यार मैं आप लोगों को ऐसा कोई बड़ा टारगेट नहीं दूंगा, बिकॉज डोमेन्स का अगर हम देखें तो आप अपना प्रिपरेशन कंप्लीट करोगे प्री बोर्ड्स के दौरान भी और अपने बोर्ड्स के दौरान भी। बट यहां पे मैं आप लोगों को बोलूंगा कि डोमेन्स के अंदर अगर आपको करना है तो एक चीज पे काम करिए, दैट इज एनसीईआरटी की बेहतरीन रीडिंग पे गाइस आप लोग काम करना स्टार्ट करिए। क्या होता है कि भाई हमारे बोर्ड्स चल रहे हैं तो बोर्ड्स के अंदर हमें लंबे लंबे आंसर लिखने होते हैं, तो हम कुछ कुछ चीजों को इग्नोर कर देते हैं, बट आपके सीयूटी के अंदर तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो उसके लिए आप सभी को अपनी एनसीईआरटी रीडिंग पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। फिर दिसंबर महीने की जहां तक बात है, सो दिसंबर महीने के अंदर आ जाएगा आपका प्रीबोर्ड्स। प्रीबोर्ड्स के अंदर डेफिनेटली आप लोगों को टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपके ज्यादातर स्कूल भी आपके प्रीबोर्ड्स पे स्ट्रेस कर रहे होते हैं, और अगर आपने अपने प्रीबोर्ड्स पे अच्छे से ध्यान दिया तो आपका अल्टीमेटली डोमेन्स भी प्रिपेयर हो रहा होगा। सो मैं यहाँ पे आपको इतना बड़ा कोई टारगेट नहीं दूंगा। यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि अगर इंग्लिश ग्रामर का कोई बैकलॉग रह जाए, मतलब इंग्लिश ग्रामर एंड जीटी का टारगेट अगर आपको कंप्लीट ना हो पाए तो उसको दिसंबर में कर लीजिएगा, कोई नई चीज दिसंबर में मत उठाइएगा। फिर आता है हमारा जनवरी का महीना। जनवरी के महीने में गाइस आप सभी का टारगेट रहेगा कि इंग्लिश ग्रामर हमने 2 महीने में कंप्लीट करी, अब हमें इंग्लिश वोकैब के ऊपर टारगेट रखना है, फोकस करना है। इंग्लिश वोकैब में आपका इडियम्स फ्रेजेस आ जाएगा, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, ये सब चीजों का मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो अच्छे से इस महीने के अंदर आप सभी को पढ़ना है। फिर जनवरी के महीने में आपका टारगेट रहना चाहिए कि मुझे जनरल टेस्ट का एलआर एंड क्वांट्स का रिमेनिंग 50% अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो लिटरली मैं बता रहा हूं कि आप लोग अप्रैल में अंदर रिवीजन पे फोकस करोगे, ठीक है। ये आपका टारगेट कंप्लीट हुआ। फिर फरवरी एंड मार्च के अंदर आप लोगों को कुछ और नया हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि हमें बोर्ड्स के अंदर भी फोकस करना पड़ेगा। ये कहलाया जाएगा हमारा बोर्ड्स टाइम। लेकिन अगर मैं अपना बताऊं तो यार यहाँ पे मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, बट आई मेड शॉर्ट नोट्स ड्यूरिंग दिस टाइम। कैसे बनाए थे गाइस, क्या होता है आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई बार ऐसे बोर्ड्स के सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर हमें 10 दिन एंड इवन एक हफ्ते का टाइम मिल जाता है। सो उस पर्टिकुलर टाइम को आप लोग यूटिलाइज करिएगा इस तरीके के शॉर्ट नोट्स बनाने में, जो मैंने यूटिलाइज किया कि एक एग्जाम आज हुआ, उसका अगला एग्जामिनेशन 10 दिन बाद होने वाला है या एक हफ्ते बाद होने वाला है। तो उस टाइम को हम यूटिलाइज करते हैं। पहले 2 दिन के अंदर हमने बोर्ड्स का पढ़ लिया एंड रिमेनिंग टाइम में हमने सीयूटी का पढ़ लिया।
फिर आ जाएगा आपका सबसे क्रूशियल महीना, दैट इज अप्रैल का महीना। अब आप एक बार इमेजिन करके देखो कि आप कितनी सक्सेसफुल प्लेस में बैठे हुए हो। आप लोगों ने अपना जीटी का सिलेबस कंप्लीट किया ब्यूटीफुली, आप लोगों ने इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया एंड डोमेन्स का तो आप कंप्लीट करके ही आ रहे हो। अप्रैल के महीने में आप क्या प्रिपेयर करोगे? अपना डिलीटेड सिलेबस प्रिपेयर करोगे एंड गाइस आप लोग अपने इन सभी सब्जेक्ट्स की अच्छी रिवीजन पे ध्यान दोगे। फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेस्ट ही टेस्ट हमें देने हैं, और फिर मई में तो आपको क्या करना है, क्योंकि 15 में से आपका एग्जामिनेशन है, 2 हफ्ते आपको मिलेंगे, उस पर बस रिवीजन पे फोकस करना है, टेस्ट देना है और एग्जामिनेशन को फोड़ के आना है। यहां पे एक चीज, इस चीज को नोट डाउन कर लो, 100+ मॉक टेस्ट का हमारा टारगेट रहना चाहिए। ये चीज यार मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल काम करी है, और जितने भी बच्चे मेरी पर्सनल मेंटरशिप में रहेंगे उनका तो मैं ये टारगेट डेफिनेटली कंप्लीट कराऊंगा। बट मैं आप सभी को भी गाइस बोल रहा हूं कि आप सभी को भी 100+ मॉक टेस्ट का टारगेट कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट। सो आई जस्ट होप गाइस आप लोगों को ये पूरा प्लान अच्छा लगा होगा। बहुत ही रियलिस्टिक प्लान मैंने आप सभी के लिए बनाया है। या तो ये जो अभी आपके पास टाइम बचा है इसको यूटिलाइज करो और अप्रैल में जाके रिवाइज करना, मई में जाके एग्जाम क्रैक करना, या फिर गाइस आप लोग ये पर्टिकुलर टाइम को वेस्ट करो, अप्रैल के अंदर हैवी लोड लेना और फिर जाके मई में एग्जाम को क्रैक करना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे टाइम टेबल बनाना है। इसकी ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप लोग अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। एक लाइन में बोलना चाहूंगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, वही बनता है जो सक्षम होता है। इस एग्जाम्पल से मैं बोलना चाहता हूं कि बोर्ड्स में 90% वाले लाने वाला बच्चा ही सीयूटी को क्रैक नहीं करता है, 80% लाने वाला बच्चा भी सीयूटी को क्रैक कर सकता है। विद दिस कोट आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।